तो बच्चा लोग हमने लास्ट टाइम एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में डिफरेंस देखा था, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में फ़र्क देखा था। फिर मैंने आपको कहा था कि स्पीड के लिए हम डेल्टा टी लिखते हैं और वेलोसिटी के लिए हम डी टी लिखते हैं। ऐसा क्यों होता है वो आज हमको मालूम पड़ेगा। ये डी टी का मतलब क्या होता है, डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, इसका भी मीनिंग आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहले देखो, एक्चुअली आपने 9th में पढ़ा हुआ है कि स्पीड सिर्फ एवरेज और इंस्टेंटेनियस नहीं होती, यूनिफॉर्म स्पीड भी होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले चले हम टाइप्स फटाफट देख लेते हैं। भाई स्पीड कितने टाइप्स की होती है? तो पहली यूनिफॉर्म। भाई यूनिफॉर्म का मतलब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सेम मीनिंग है। इफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज सेम इन द सेम टाइम इंटरवल, अगर सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो हम बोलेंगे कि हमारी स्पीड यूनिफॉर्म है। फिर दूसरी होती है वेरिएबल। वेरिएबल स्पीड। भाई वेरिएबल का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि टाइम इंटरवल सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है। भाई एज पर एग्जांपल मान लो कि मुझे यहाँ से गांधीनगर जाना है। अब क्या होगा कि भाई कहीं पे कम ट्रैफिक है, कहीं पे ज़्यादा ट्रैफिक है, मुझे आधा घंटा लगता है गांधीनगर जाने में, तो मैं क्या करता हूँ, उस आधे घंटे को मैं 3 टुकड़ों में तोड़ता हूँ, 10 मिनट्स 10 मिनट्स 10 मिनट। तो टाइम इंटरवल सेम हो गया 10 10 10, लेकिन पहले 10 मिनट में मैं डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ सपोज 8 किलोमीटर, दूसरे 10 मिनट में मैं डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ सपोज दूसरे 10 किलोमीटर, और तीसरे 10 मिनट में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 5 से 6 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस अलग अलग हुआ, भाई ट्रैफिक अलग अलग था इसीलिए। तो इस तरह की स्पीड को मैं बोलूंगा वेरिएबल या तो नॉन यूनिफॉर्म। अब भाई जो अर्थ है, हमको मालूम है कि अर्थ 365 डेज में सन के आजू बाजू घूमता है। इसका मतलब अगर मैं उसके टाइम इंटरवल को डिवाइड कर दूं 1 मंथ 1 मंथ 1 मंथ, ऐसे 12 बार डिवाइड कर दूं मंथ वाइज, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। भाई एक महीने में यहाँ से यहाँ आया, दूसरे महीने में यहाँ से यहाँ आया, तीसरे में यहाँ से यहाँ आया, डिस्टेंस सेम रहेगा, तो मैं बोलूँगा कि उसकी जो स्पीड है वो है यूनिफॉर्म स्पीड। तो इन दो की सिर्फ डेफिनेशन है, इसके बारे में और कोई चर्चा नहीं है। ये सारी डेफिनेशन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सब की सब आपके नोट्स में अवेलेबल है। नोट्स आपको बहुत ही जल्द आपके एप्लीकेशन के अंदर ही मिल जाएगी। ठीक है, फिर बाकी के हमने कौन सा देखा था, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इन दोनों के बारे में तो हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। अब भाई सेम वेलोसिटी, तो बड़ा वेलोसिटी भी चारों सेम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डेफिनेशन भी वही थी भाई। इफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर द सेम टाइम इंटरवल इज सेम देन वी विल से दैट इट इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस वर्ड था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम का सेम रहेगा। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस जो है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बिकॉज उसकी बहुत अच्छे से बात करनी है। एवरेज आज हम देखने वाले हैं। चलिए ओके भाई, सबसे पहले तो एक चीज याद रखना, रिलेशन बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। बच्चा नीट 2005 यानी कि जब आईआईटी चलता था उसको आप जेईई एडवांस या नीट कह सकते हो, 2005 की बात कर रहा हूँ। उस समय एक क्वेश्चन आया था, रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड, रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डैश। ऑप्शन था इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर और इक्वल टू 1, लेस और इक्वल टू 1, या तो फिर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये चार ऑप्शन था। अब ये तभी मालूम पड़ सकेगा जब इन दोनों का रिलेशन पता होगा। तो भाई इन दोनों का रिलेशन होता है एवरेज स्पीड इज ग्रेटर और इक्वल। भाई लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, डिस्टेंस
डिस्प्लेसमेंट से या तो इक्वल हो सकता है या तो ग्रेटर होगा, छोटा कभी भी नहीं होगा। स्पीड कहां से निकालते हैं? डिस्टेंस से। वेलोसिटी कहां से निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट से। इसका मतलब आपकी एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। अब आप इसको उठा के नीचे ले आओ, इसको यहां ले आओ, तो यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा ना। सो ग्रेटर और इक्वल टू 1, तो ये आपका सही ऑप्शन था। बोलो, इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन आपके जेडब्ल्यू या नीट में आ जाए तो मजा आ जाएगी। बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और फीलिंग भी हमने ले ली। डिस्टेंस हम लास्ट टाइम फीलिंग भी देखी थी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। अब ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, तो वही का वही रिलेशन यहाँ पे भी यूज होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया भाई? तो पहला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में ये हुआ है, अ बॉय गोस 3 सेंटीमीटर इन द वेस्ट, सॉरी 3 मीटर। भाई एक लड़का यहाँ से शुरू कर रहा है और यहाँ पे जा रहा है ईस्ट में, कितना? 3 मीटर। यहाँ पे जाके वो घूम गया, ही टर्न्ड अराउंड एंड वॉक बैक 2 मीटर। भाई वो पहले ईस्ट में गया 3 मीटर, वापस वेस्ट में आया 2 मीटर। ठीक है, कहा जा रहा है फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। चलिए स्पीड की बात करते हैं। तो भाई स्पीड की फॉर्मूला क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, और भाई क्वेश्चन में आपको टाइम भी दे रखा है। क्वेश्चन में टाइम दिया है 3 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। भाई काम करते हैं, चलो हम ले लेते हैं 6 सेकेंड इधर जाने के लिए एंड 4 सेकेंड इधर जाने के लिए। ठीक है, आपको टाइम दे दिया है ए से बी, और ये मैं सी ले लेता हूं, यानी कि बी से सी 2 मीटर हो गया, ए से बी 3 मीटर हो गया, और यहाँ ए से बी का 6 सेकेंड, बी से सी का 4 सेकेंड। ओके, तो भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चले कहां से थे, खत्म कहां से किया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पीड क्या बोलेगा कि भाई आप टोटल कितना चले। तो भाई कितना चले, पहले 3 यूं गए फिर 2 यूं आए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और जितना भी आप चले उसमें टाइम कितना लगा, 6 + 4। तो क्या आंसर आ गया? 5 / 10 1/2 0.5 मीटर पर सेकंड। समझ आया बच्चों लोग मैं क्या बोल रहा हूं? अब हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वो वही रहता है। भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? भाई देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहां से शुरू किया और जहां पे खत्म किया उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। शुरू यहां से किया, खत्म यहां से किया। 1 मिनट होल्ड करना बच्चा। भाई देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इतना, यहां से शुरू किया यहां पे खत्म किया, पूरा 3 था, इतना 2 था, तो ये कितना हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। नीचे टोटल टाइम, भाई टाइम तो टोटल ही लेना है। ये डिस्प्लेसमेंट होने में कितना समय लगा, पहले 6 बाद में 4, तो 6 + 4 ये हो गया 1/10, तो वेलोसिटी हो गई 0.1 मीटर पर सेकंड। समझ आया बच्चा लोग? ओके भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, अ मैन गोस फ्रॉम A to B with velocity v1
and returns to A with velocity v2. Find same चीज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब क्या बोल रहा है कि भाई वो A से B पे गया जब उसकी वेलोसिटी थी v1, भाई v1 स्पीड बोल देते, ठीक है, वेलोसिटी नहीं, स्पीड v1 एंड स्पीड v2। चलिए इसके पहले फिगर बना ले हुए, तो ये A ये B, जब वो A से B पे गया तो उसकी स्पीड थी v1, जब वो B से A पे आया तो उसकी स्पीड थी v2। अब बच्चों लोग यहाँ पे एक चीज तो श्योर है कि भाई जितना डिस्टेंस यहां से भाई देखिए अब A से B जाने का हम सपोज मानते डिस्टेंस D है, लेट द डिस्टेंस फ्रॉम A टू B बी D। भाई अब जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक होगा उतना डिस्टेंस वापस भी होगा ना, बिकॉज जिस रास्ते जा रहे हैं उसी रास्ते वापस आ रहे हैं। तो D और D, एक जाते समय D और आते समय D। अब भाई एवरेज स्पीड की फॉर्मूला क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा बेटा डिस्टेंस तो पता लग जाएगा, देखो डिस्टेंस तो पता लग जाएगा, d प्लस डी, जाने का d और आने का d। टाइम कैसे पता लगेगा, तो अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जितने भी क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं तो उसमें सबसे पहले हमको टाइम निकालना पड़ेगा। सपोज करते हैं कि A से B जाने में टाइम लग रहा है t1, भाई वेलोसिटी अलग है तो टाइम तो अलग रहेगा ही रहेगा, और आते समय जितना टाइम लग रहा है उसको बोल देते हैं हम t2। t1 क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे अपनी फॉर्मूला क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम चाहिए तो टाइम को इधर ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो इसकी मदद से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है d, स्पीड कितनी है v1, सिमिलरली t2 कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन v2। समझ आ रहा बच्चों लोग, यहां तक सब क्लियर? यस सर। यस सर। बस अब तो पिक्चर ओवर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा d प्लस डी, और टाइम कितना हो जाएगा t1 प्लस t2। भाई देखिए d प्लस डी हो जाएगा 2d, t1 की वैल्यू यहां से पुट कर दो, d बाय v1 प्लस d बाय v2। अब यहां से हम क्या करते हैं, नीचे से d को कॉमन निकालते हैं, ये 2d, नीचे से d कॉमन, 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। ध्यान से समझना मैंने क्या किया, एक मिनट। हेलो हेलो भाई जी, क्या? हाँ बेटा ऋषभ बोलो। ओके तो भाई हमने क्या किया है, यहां से डी डी कॉमन निकाल दिया, तो यहां क्या बचा 1/v1 और इधर क्या बचा 1/v2। अब आप देखिए ये डी डी कट, भाई मैं इसको मिटा देता हूं ताकि थोड़ी स्पेस अच्छे से हो जाए। अब भाई वहां पे क्या बचा बेटा, अभी देखो 2 अपॉन, ऊपर क्या बचा 2, नीचे क्या बचा 1/v1 प्लस 1/v2। इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम ले लेते हैं, तो भाई ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, 2/v2 प्लस v1 अपॉन v1 प्लस v2। भाई हम बचपन से मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं, हमें इतना पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं, कल याद रखना जो फ्रैक्शन एक साथ होता है उसका डिनोमिनेटर ट्रैवल करता है। मतलब ये फ्रैक्शन एक साथ है, इसका डिनोमिनेटर ये चला जाएगा इधर, तो क्या आंसर आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो भाई ये आ गई आपकी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, सॉरी नॉट वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। अब अगर एवरेज वेलोसिटी पूछा जावे तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टोटल टाइम। भाई लेकिन वो क्या बोल रहा है कि ए से बी पे गया, वापस बी से ए पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 अपॉन t1 प्लस t2, तो आंसर अल्टीमेटली आ जाएगा 0। ठीक है बच्चा लोग, समझ आया यहां तक? My next question is, a man travels half distance at speed v1 and बेटा अपने आप को साइलेंट करो, म्यूट करो, अभी के लिए डाउट तो भले एडमिट करना। अदर हाफ डिस्टेंस एट स्पीड v2, फाइंड द एवरेज स्पीड। भाई देखो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जितना भी टोटल डिस्टेंस है उसका हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड पे ट्रैवल किया जा रहा है और बाकी का हाफ डिस्टेंस v2 स्पीड पे। भाई ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए या तो फिर जेडबल नीट के लिए बहुत ही हॉटस्पॉट रहते हैं। कुछ कहीं भी आ सकता है, ये जेडबल नीट में भी आता है और गुजरात बोर्ड में भी आता है, अपना नॉर्मल बोर्ड एग्जाम में भी आता है। भाई हमेशा ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत करनी फिगर से, ताकि हमारा काम काफी आसान हो जाए। भाई सपोज करो कि वो यहां से यहां जा रहा है, भाई हम टोटल डिस्टेंस 2d ले लेते हैं। जब ऐसा हाफ हाफ होना तो सबसे बेस्ट होगा कि आप टोटल डिस्टेंस को 2d ले लो। क्यों? बिकॉज उसका हाफ क्या हो जाएगा, d और d, है ना, d प्लस d टोटल। ओके, अब क्या बोला जा रहा है कि फर्स्ट हाफ जो है स्पीड v1 है, सेकंड हाफ में v2 है। मैंने आपको क्या कहा था कि आप सबसे पहले टाइम की फॉर्मूला निकाल लो। सो भाई यहां पे टाइम क्या हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू, ये काम करते हैं डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। भाई हम टाइम t1 ले लेते हैं और यहां पे टाइम t2 ले लेते हैं। ओके, तो ये dd हाफ डिस्टेंस है। चलो भाई काम करते टाइम ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो डिस्टेंस कितना है d, स्पीड कितना है v1, यहां पे डिस्टेंस कितना है d, स्पीड कितना है v2। t1 t2 मिल गया, हो जाओ शुरू। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 2d है, अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। 2d अपॉन t1 कितना है, d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। भाई देखो पहले जो इससे पहले जो क्वेश्चन किया था सेम वही चीज आ गई, सेम टू सेम वही चीज हो गई है। यहां पे फिर से dd कॉमन, 2d अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। एक मिनट बच्चा लोग, तो भाई हमने क्या किया, d को कॉमन निकाल दिया, बस वही चीज जो पहले हुई थी सेम टू सेम, 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। एलसीएम ले लेते हैं, सो v1 v2 ऊपर चला जाएगा और यहां पे आ जाएगा v1 प्लस v2। ठीक है भाई, चलिए आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। ओके, अब आगे क्वेश्चन है, a man covers 3 equal distance with speed v1, v2 and v3. Find the average speed. क्वेश्चन अपना वही देगा। भाई देखो ये एवरेज स्पीड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल है एग्जाम में आने को, सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। फाइंड द एवरेज स्पीड। अच्छा अब देखिए क्या बोला जा रहा है, 3 इक्वल डिस्टेंस। तो भाई हम पहले फिगर बना लेते हैं एज यूजुअल। ये ए से बी, इसको 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 और ये 3। डिस्टेंस ले लेते हैं इस बार डी डी डी, तो टोटल कितना हो जाएगा 3d।
अब भाई इसकी वेलोसिटी स्पीड v1 v2 v3, सो भाई t1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस ये चीज आ गई तो अब आई थिंक आगे तो पॉसिबल है करना, जैसे ये कर रहे थे सेम बेस है, लेकिन इस बार क्या होगा, ऊपर टोटल डिस्टेंस में 3d आ जाएगा और नीचे टोटल टाइम में t1 प्लस t2 प्लस t3, ये तीनों आ जाएगा। ओके, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना है 3d, टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3, 3d, d by v1 d by v2 d by v3, d upon v1 प्लस d upon v2 प्लस d upon v3। भाई थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ में टिपिकल रहेगा, ध्यान से देखना, मैं d कॉमन निकाल लेता हूँ, 3d अपॉन ये d कॉमन, d सबसे बाहर आ गया तो क्या बचा, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। अब इसका एलसीएम ले लो, सिंपल करना है, ये dd कट 3 अपॉन, भाई इस देखो एलसीएम क्या आएगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन, v1 v2 v3 तीनों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे v1 है सो इधर v2 v3 आ जाएगा, प्लस नीचे v2 है तो यहाँ पे आ जाएगा v1 v3, यहाँ पे v3 है तो इधर आ जाएगा v1 v2, और नीचे एलसीएम v1 v2 v3, इसको ऊपर ले जाते हैं, सो 3v1 v2 v3 अपॉन v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। तो भाई ये आ गया आपका आंसर। समझ आ रहा है बच्चा लोग क्या किया यहाँ पे हमने? भाई अब मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस v स्पीड पे जा रहा है, ये v1 नहीं है सिंपली v है, एंड अनदर हाफ, भाई देखिए फिगर के साथ समझाऊं, ये a से b, ये इसका हाफ डिस्टेंस लगेगा, ठीक है, यहां से यहां तक d और यहां से यहां तक भी d, तो टोटल हो गया 2d। अब वो क्या बोल रहा है कि आधा डिस्टेंस जो है वो v स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है, यहां से यहां तक की स्पीड कितनी है v, अब यहां से यहां तक वो 2 स्पीड में जा रहा है, ठीक है, मैं ये ले लेता हूं, अब ये इक्वल है कि नहीं वो पता नहीं, मुझे ऐसा कुछ बोला नहीं है कि इक्वल है कि नहीं, आई डोंट नो, तो भाई हम बोल देते हैं कि चलो ये स्पीड v1 है, ये स्पीड v2 है। एक चीज क्या बोला हुआ है, स्पीड v1 एंड v2 फॉर सेम टाइम इंटरवल, मतलब यहां से यहां तक का समय और यहां से यहां तक का समय सेम, t दोनों का समय सेम है, लेकिन अब देखो, अब अगर वेलोसिटी अलग है, टाइम इक्वल है, तो एक ही चीज बची, क्या, डिस्टेंस, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये डिस्टेंस कुछ और होगा, ये डिस्टेंस कुछ और होगा, तो भाई चलो हम इसको बोल देते हैं, अब मैं यहां से डिस्टेंस निकाल लेता हूं, भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। हम अभी तक क्या कर रहे थे, टाइम निकाल रहे थे, बिकॉज हर जगह अपने को डिस्टेंस सेम होता था, इस बार टाइम सेम है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल देंगे। तो देखो डिस्टेंस की फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी है v1 v1t, यहां तक का क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस, बस पिक्चर ओवर। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले का d, अब बेटा इसका डिस्टेंस निकालना हो तो चलो काम करते, इसको d रखते हैं, कोई बात नहीं, ये d, दूसरे का डिस्टेंस v1t और इसका डिस्टेंस v2t, नीचे टाइम कितना लग रहा है, भाई इसके लिए तो हमको tt बोला हुआ है, लेकिन इसके लिए टाइम बोला हुआ है,
इसके लिए टाइम तो हमको बोला ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, चलिए इसके लिए अभी के लिए ले लेते हैं t1, इसके लिए tt टाइम और इसके लिए t1, t प्लस t1 प्लस t। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा बच्चा एक चीज और सुनो, एक चीज और ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हाफ डिस्टेंस विद दिस अनदर हाफ, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एकदम सेम है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं d इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। सो d की वैल्यू मिल गई, चलो इसको रख लेते हैं, d के बदले क्या रख रहे हैं हम लोग, v1t प्लस v2t, अगेन ये बचा v1t प्लस v2t। भाई ये तो होना ही था, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है हाफ डिस्टेंस दिस स्पीड अनदर हाफ डिस्टेंस, मतलब ये और ये डिस्टेंस तो इक्वल है। अब हमने क्या किया, इसको भी दो हिस्से में तोड़ा था, इन दोनों हिस्सों का डिस्टेंस हमने फाइंड किया, तो जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस होने वाला है, सीधी सी बात है। ओके अब भाई क्या कर लेते हैं, अच्छा एक मिनट, मैंने एक गलती कर दी ना, एक गलती कर दी भाई, टोटल टाइम क्या था, t1 प्लस t प्लस t, t1 प्लस t प्लस t, तो अब क्या हो जाएगा t1 प्लस 2t। भाई यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता, भाई ऊपर सब t t t t है, नीचे यहां पे भी t है, खाली प्रॉब्लम है इधर t1 वाली, तो क्यों ऐसा कुछ किया जाए कि t1 की वैल्यू निकल जाए। भाई t1 इसको लिया था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो भाई यहां पे क्या हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और भाई मेरे पास डिस्टेंस है, ये लिया डिस्टेंस v1t प्लस v2t डिवाइड बाय v, इसको उठा के तो ये आ गया मेरे पास t1, तो इसको उठा के हम यहां रख लेते हैं। देखो ऊपर से क्या कर रहा हूं, ऊपर से t को कॉमन निकाल, ऊपर से t कॉमन, क्या बचा v1 प्लस 2 टाइम्स v1 प्लस 2 टाइम्स v2, सबसे पहले क्या किया, t को कॉमन निकाल दिया, फिर v1 प्लस v1 2v1, v2 प्लस v2 2v2, ठीक है। नीचे t1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाली v1t प्लस v2t डिवाइडेड बाय v प्लस 2t, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं, देखो t t t अगेन कॉमन निकाल लेता हूं, ऊपर से ये 2 था उसको भी कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा v1 प्लस v2, नीचे से t t t कॉमन निकाल रहा हूं, यहां क्या बचेगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाय v प्लस 2, भाई यहां पे 2t था, t तो कॉमन निकाल लिया, देखो t t कट। अब फाइनली क्या बचा, इसको ऊपर ले जाओ, ये ऊपर जाएगा बट डायरेक्टली नहीं जाएगा, क्यों, बिकॉज ये पूरे के नीचे नहीं है, तो पहले मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, 2v1 प्लस v2 अपॉन इसका एलसीएम v1 प्लस v2 प्लस 2v, सॉरी 2v। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मैंने एलसीएम ले लिया, नीचे v था, ये v को ऊपर भेज देते हैं, तो 2v1 प्लस v2 इंटू v अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2v, तो भाई लो ये आ गई फाइनली आपकी एवरेज स्पीड। भाई अब हम जो देखने जा रहे हैं बेटा वो कोई आपके चैप्टर का टॉपिक नहीं है, बट बहुत सारी जगह पे उसका यूज होने वाला है, सम सॉल्व करने में या एटलीस्ट थियरी समझने में उसका बहुत बड़ा यूज है, एंड कई बार आपको सम सॉल्व करने में भी उसका यूज करना पड़ेगा। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पूरा आपके 11th मैथ्स का पूरा एक पार्ट है, पूरा एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन, ठीक है, उसी पे हम डील करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन।
अब भाई डिफरेंशिएशन होता क्या है, किसी भी बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। मैथ्स में मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, किसी भी बड़ी चीज को छोटे छोटे चीज में कन्वर्ट करना। क्यों कन्वर्ट करना है मैं आपको दिखाता हूँ। भाई हम शुरू करेंगे एक कॉन्सेप्ट से जिसको हम कहते हैं स्लोप। मैथ्स में आप स्लोप निकालना भी सीखने वाले हो। स्लोप का मतलब क्या होता है कि भाई जब हम ग्राफ बनाते हैं x वर्सेस y का ग्राफ, सपोज कर लो कि मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, तो भाई बोला जाता है कि इसका स्लोप क्या है। अब स्लोप ये बताता है कि ये जो लाइन है वो कितना झुकी हुई है, x के तरफ या y की तरफ कितना झुकी हुई है। स्लोप कैसे निकाला जाता है कि भाई ये x के साथ जितना एंगल बनाएगा थीटा, सो ठीक हम यहाँ पे स्लोप को बोल देते हैं tan थीटा। tan थीटा की जितनी वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं स्लोप। और स्लोप क्या दिखाता है कि ये जो लाइन है वो x के तरफ कितना झुकी हुई है। एक्चुअली इसके हिसाब से ना बहुत रीडिंग कंपैरिजन पता किए जाते हैं। जितनी ज्यादा झुकी हुई होगी उतनी कम इसकी वैल्यू होगी, उतनी कम इसकी वैल्यू होगी। x पे ज्यादा डिपेंड करेगी, y पे कम डिपेंड करेगी। ये सब बड़ा मैथ्स में सीखने वाले हो तो इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। सिर्फ इतना याद रखो कि स्लोप क्या देता है, ग्राफ में कितना झुकाव होता है वो। और ये जितना भी एंगल बनाता है x एक्सिस के साथ तो tan थीटा दे देगा। अब भाई अगर मेरे को यहाँ पे स्लोप निकालना है तो ये भी थीटा, यहाँ पे स्लोप निकालना है तो ये भी थीटा। इस केस में क्या है, ये लीनियर ग्राफ है तो यहाँ पे हमेशा थीटा आपको सेम मिलेगा। अब tan थीटा कैसे निकाला जाएगा, तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी दो पॉइंट चूज करता हूँ। एक ये पॉइंट चूज कर लिया और एक ये पॉइंट चूज कर लिया और यहां से मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो भाई हमने पहले भी देखा कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे पॉसिबल, तो भाई ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन पैरेलल और ये करस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल और ये ऐसा हो जाएगा। देखो ये लाइन और ये लाइन और बीच में ट्रांसवर्सल। भाई हमने 9th में 8th में बहुत बार पढ़ा हुआ है करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब भाई मुझे ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा, चलो एक काम करते हैं, हम इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं xy x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2 y2। मुझे ये डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले भाई ये लाइन से यहां तक का डिस्टेंस, ये x एक्सिस को पैरेलल है तो यहां से यहां कितना हो जाएगा x2 और इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से यहां तक x1 और देखो अच्छे से समझाता हूं भाई। देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा आपका x1, तो ये x1 कोऑर्डिनेट है ना बेटा, तो कितना दूर होगा, सीधी सी बात है ये x1 है मतलब ये कितना दूरी पे होगा। भाई हम जब ग्राफ बनाते हैं बेटा तो भाई ये 1 2 3 लेते हैं। अब मैं आपको बोलूं कि x = 2 तो x = 2 पे यहां पे लेते हो ना, सो ये डिस्टेंस कितना हो जाता है, जितना ये होता है ये 2 है तो ये भी पूरा 2 रहेगा ना, इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा 2 रहेगा, कहीं पे भी चले जाओ कितना भी ऊपर चले जाओ। तो उसी कॉन्सेप्ट से मैं बोल रहा हूं ये x1 और इतना पूरा कितना हो जाएगा x2, ये x2 है ना तो ये पूरा डिस्टेंस x2। अब मुझे तो इतना सा चाहिए, इतना सा पार्ट, तो हम क्या करेंगे इस पूरे में से इसको निकाल देंगे, इतने में से इतने को हटा दूं तो मेरे को ये मिल जाएगा, मतलब पूरा था x2 माइनस x1। ये पूरा कितना था x2, यहां तक कितना था x1। मुझे किसमें इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट है, तो पूरे में से इसको हटा दो, पूरे में से इसको हटा दो, हटाना मतलब माइनस करना, तो x2 माइनस x1। सिमिलरली मुझे ये डिस्टेंस चाहिए तो वही चीज यहां पे y1 तो ये y1 हो जाएगा, इतना y2 हो जाएगा तो उसको माइनस करके y2 माइनस y1 आ जाएगा। अब हमारा स्लोप क्या होता है tan थीटा। tan थीटा मतलब this upon this y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। भाई मैथ्स वाले बच्चों इसको ध्यान दे लो बिकॉज ये आपके 11th मैथ्स में आने वाला है, सेम फॉर्मूला आप लोग देखने वाले।
ठीक है, ये tan थीटा है। अब इसमें स्लोप हमेशा सेम होगा, कोई भी 2 पॉइंट ले। लेकिन अगर मेरा ग्राफ स्ट्रेट ना होके कर्व्ड है, भाई मेरा ग्राफ ऐसा कुछ है, तो यहां पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सपोज करो मैं एक पॉइंट इधर लेता हूं, एक पॉइंट इधर लेता हूं, ठीक है। अब एक्चुअली स्लोप के कैसे दिया जाता है, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो। जब कर्व होता है ना, कर्व, तो स्लोप टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। आपने 10th में पढ़ रखा होगा, टेंजेंट मतलब जो इसको एक पॉइंट पे टच होके निकलता है वो टेंजेंट। सो मैं अगर मान लो बच्चा ये फाइंड करूं, तो ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा, इसको थीटा 1 बोल देता हूं। यहां पे स्लोप फाइंड करो, तो ये कितना बनाएगा, थीटा 2, मतलब कुछ और स्लोप। अब आप देख सकते हो इसका, देखो एग्जैक्टली अगर मैं बनाऊं तो देखो ये एंगल इस एंगल से बड़ा है। भाई कर्व में अलग अलग पॉइंट लूंगा तो ये एंगल अलग अलग है। इसका मतलब कि इस टाइप के ग्राफ में अलग अलग पॉइंट का स्लोप अलग अलग होता है। क्या मैं बोल रहा हूं, स्लोप अलग अलग होगा। तो मैं ये जो मेथड है वो यहां पे काम ही नहीं आएगी। तो हमने क्या कर दिया, फिजिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट बना दिया। क्या कॉन्सेप्ट बना दिया कि भाई अगर आपका कर्व्ड हो, अगर ग्राफ कर्व्ड है, सो 2 पॉइंट को एकदम नजदीक नजदीक ले लो। क्या करना है, 2 पॉइंट को एकदम नजदीक नजदीक लेना है। सपोज ये पॉइंट और ये पॉइंट एकदम नजदीक। अब होगा क्या कि भाई ये पॉइंट तो स्ट्रेट ही रहेगा ना। भाई एक बड़ा सा कर्व्ड है, लेकिन अगर मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा लूंगा तो वो हमेशा स्ट्रेट ही रहेगा, एक लंबा सा। आप देखो, इमेजिन करो ये मेरा सर्कल है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसमें से एक छोटा सा हिस्सा एकदम नन्ना मुन्ना छोटा सा, तो ये जो छोटा हिस्सा है ना, ये स्ट्रेट बन जाएगा, एकदम स्ट्रेट। आपको अगर लाइव एग्जांपल चाहिए तो वो भी मैं आपको दे देता हूं। अर्थ ओवल है, अंडा आकार है, लेकिन क्या आपको कभी लगता है कि आप अंडा आकार पे चल रहे हो? आपको तो जमीन फ्लैट लगती है, एकदम स्ट्रेट जमीन लगती है। क्यों? बिकॉज अर्थ बहुत बड़ी है और आप जहां पे चल रहे हो वो उसका छोटा सा टुकड़ा है। आप जिस रोड पे चल रहे हो वो तो उसका छोटा सा हिस्सा है। भाई समझ आ रहा है बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा हूं? इसीलिए हम क्या करते हैं, 2 छोटे पॉइंट लेते हैं बहुत नजदीक नजदीक, जिसकी वजह से ये स्ट्रेट हो जाए। अब मैं इसको जूम कर लेता हूं, इस पार्ट को जूम कर लिया मैंने, तो भाई एक यहां से एक यहां से, अब आ गया 90 डिग्री। अब मैं क्या करूंगा, थीटा ले लूंगा। तो बच्चा लोग ये जितना डिस्टेंस होगा, ये जितना भी डिस्टेंस होगा, देखो यहां पे क्या होगा, ये बहुत छोटा होगा, ये बहुत छोटा होगा। तो फिजिक्स के अंदर जब कोई चीज बहुत ही छोटी हो तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे क्या था कि इसकी वैल्यू काउंटेबल होगी। काउंटेबल मतलब 2, 3, 4, 5, 7.1, 1.3 ऐसा काउंटेबल वैल्यू होगी। लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी होगी, 0.000 समथिंग। तो इतनी छोटी वैल्यू को dy बोल देंगे हम। ये y है ना, y एक्सिस का, इसीलिए हमने dy बोल दिया। और इसके लिए क्या हो जाएगा, dx। तो भाई अब स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट dy बाय dx। तो बच्चा लोग ये जो होता है ना dy बाय dx, इसी को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। dy बाय dx इसी को क्या कहा जाता है, डिफरेंशिएशन। और इसको फिजिक्स के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y, मैं लिख लेता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। कि भाई जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे y चेंज हो रहा है। तो x के कंपैरिजन में y किस तरीके से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। भाई x के कंपैरिजन में y किस तरीके से चेंज हो रहा है, यहां पे आ गया डिफरेंशिएशन। अब ये जो ग्राफ था ये x और y का था। अब अगर मैं स्पीड की बात करूं, अब भाई बच्चा मैं अगर स्पीड की बात करूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अब इसका मतलब
टाइम चेंज हो रहा है तो मेरा डिस्टेंस भी चेंज होगा। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, चलो मैं डिस्टेंस का सिंबल यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। डिस्टेंस का सिंबल यहाँ पे y करता हूँ। क्यों y करता हूँ भाई, अगर मैं d रखूंगा तो dd हो जाएगा और फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। सो y का मतलब डिस्टेंस। सो मुझे अगर मैं क्या बोल सकता हूँ, छोटा डिस्टेंस। भाई हम इंस्टेंटेनियस की बात करते ना, इंस्टेंटेनियस में मैंने क्या समझाया था, पर्टिकुलर समय पे, पर्टिकुलर बहुत ही छोटा सा समय। तो मैं क्या बोल दूंगा, dy बाय dt। मतलब टाइम के कंपैरिजन में डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऐसा नहीं है कि x के कंपैरिजन में ही होगा, वो किसी भी वेरिएबल के कंपैरिजन में हो सकता है। एक लेंथ है, लंबाई, रेडियस है r, तो भाई dy बाय dr, dx बाय dr कुछ भी हो सकता है। हमें क्या समझना था कि ये जो d है, ये d क्या होता है, हमें वो समझना था। भाई वो होता है डिफरेंशिएशन, और उसका एग्जैक्ट मीनिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ अपर विथ रिस्पेक्ट टू लोअर। अपर का चेंज लोअर के कंपैरिजन। यहां तक समझ आया बच्चा लोग? अच्छा भाई सपोज करो कि मैं y को ले लेता हूं 3। रूल नंबर 1, हम रूल्स पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन के लिए। तो रूल नंबर 1, अगर मैं y को 3 ले लेता हूं तो y क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया, वो तो चेंज हो नहीं रहा। तो अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। यानी कि याद रखो कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आता है। ठीक है। अब अगर सपोज करो मैं y इज इक्वल टू 4x ले लेता हूं और मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं उसको r के रिस्पेक्ट में। r मतलब रेडियस ले लेते हैं भाई, कोई सर्कल है, रेडियस है, उसके रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो बच्चा यहां पे वेरिएबल x है, यहां पे वेरिएबल r है। अगर दोनों वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो r के लिए ये कांस्टेंट हो जाएगा और इसका आंसर फिर से 0 आ जाएगा। तो एक तो सच में कांस्टेंट, यानी कोई x y z कोई भी वेरिएबल ना हो तो कांस्टेंट ही है। लेकिन अगर कोई वेरिएबल है, अगर मैं इसको इसी वेरिएबल से डिफरेंशिएट करूं, अगर मैं y को x से डिफरेंशिएट करूं तो भाई ये भी x, ये भी x, तो इसका कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा, 0 नहीं आएगा। क्या आंसर निकलेगा वो हम देखते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल अलग अलग है और उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है तो अगेन डिफरेंशिएशन 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड रूल। थर्ड रूल की तरफ बढ़ जाते हैं। भाई अगर d सपोज करो y इज इक्वल टू x रेज टू n है, तो अब अगर मैं dy बाय dx करता हूं तो इसकी फॉर्मूला क्या है, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी एंड उसकी ओरिजिनल पावर में -1 हो जाएगा। जो भी पावर थी वो आगे आ जाएगी और ओरिजिनल पावर में -1। तो भाई एग्जांपल देख लेते हैं। y इज इक्वल टू x रेज टू 5, तो dy बाय dx करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 आगे एंड x रेज टू 4 हो जाएगा। जो भी पावर थी पावर आगे और ओरिजिनल पावर में -1। दूसरा एग्जांपल कि अगर y इज इक्वल टू x रेज टू सपोज करो 1/x क्यूब है, 1/x क्यूब, तो इसको ऊपर लेके जाओ तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, x पावर में -3। फॉर्मूला तो वही की वही रहेगी, dy बाय dx इज इक्वल टू जो पावर है वो आगे और ओरिजिनल पावर में -1। सो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4। ये आपका आंसर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर y इज इक्वल टू रूट ऑफ x है तो भाई क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x के पावर में 1/2। भाई आपको पता ही होगा कि स्क्वायर रूट को हटा के पावर में 1/2 लिखा जा सकता है, मैथ्स में सीखा हुआ है हमने। तो इसका क्या हो जाएगा, dy बाय dx, पावर आगे, जो भी पावर है वो आगे और ओरिजिनल पावर 1 से माइनस। सो ये क्या हो जाएगा, 1/2, हाफ -1
माइनस हाफ हो जाएगा, आप चाहो तो करके देखो, हाफ माइनस वन, 1/2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। सो -1/2 है तो उसको मैं नीचे ला सकता हूं, सो 1/2 x के पावर में 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है बच्चा लोग? तो भाई यहां तक के रूल्स हो गए। अब अगर सपोज करो भाई फोर्थ रूल y = 3x6 है, अगर आगे कोई नंबर है तो वो एज इट इज रहेगा, वो आपका कांस्टेंट है, मतलब आपका जो डिफरेंशिएशन होगा भाई देखो, जब सिर्फ कांस्टेंट था तो 0 था, लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी है, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, डिफरेंशिएशन सिर्फ इसका होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पावर आगे और -1, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 3 18x5, ठीक है। ये याद रखना, अगर कोई भी कांस्टेंट है साथ में वेरिएबल भी है तो उस कांस्टेंट को सिंपली बाहर निकालो, अकेला कांस्टेंट है तो 0, ठीक है। नेक्स्ट रूल, कांस्टेंट के साथ दिस, ओके भाई अगर मान लो कुछ प्लस में है, अगर प्लस या माइनस है, x³ प्लस 2x² माइनस 4x�8, भाई प्लस माइनस है कोई टेंशन नहीं है, सबका अलग अलग कर लो, मल्टीप्लाई हो कि डिवाइड हो उस समय पिक्चर अलग है, वो हम देखते हैं क्या, लेकिन अगर प्लस माइनस है तो इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग से डिफरेंशिएशन, इसका अलग से डिफरेंशिएशन। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx, इसका करो तो पावर आगे और -1, इसका करो तो पावर आगे आ जाएगा, तो 2 2 4 और पावर 1 माइनस, इसमें भी आगे ले लो तो 4 8 32 और पावर -1, ठीक है। इसका अलग से, इसका अलग से, इसका अलग से, सिंपल पिक्चर होगा। नेक्स्ट सपोज करो कि अगर y = x, सिंपली x या समझो 4x है, मतलब x की कोई पावर नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है, हमें वैसे ही करना है। अगर x की कोई भी पावर नहीं, इसका मतलब 1, तो भाई जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज रहेगा। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, इसका 1 आगे, x की पावर में 1 -1 है ना, हम ओरिजिनल को 1 माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा 4 4 1 4, x पावर में 0, और आपको पता है कि अगर किसी के भी पावर में 0 आवे तो आंसर 1 हो जाता है, सो इसका आंसर हो जाएगा 4। मतलब अगर 4x है तो 4, 3x है तो 3, 10x हो तो 10, ठीक है। और अगर सिंपली x हो, y = सिंपली x हो, तो dy/dx ये हो जाएगा 1। क्यों 1? भाई इसकी पावर में 1 थी, वो आगे आ जाएगा और पावर में फिर से 1 -1, तो फिर से x पावर में 0, यानी कि खाली जो कांस्टेंट है वही बचेगा, तो वो आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? अच्छा भाई अब ये तो ये हो गया। सपोज करो कि अगर ऐसा कुछ दिया है y = a के पावर में x, मतलब एक कोई कांस्टेंट नंबर है, a मतलब कोई भी नंबर 5 6 7 8 कोई भी नंबर, उसके पावर में x है, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे आंसर आएगा आपका a⁻x log a to the base e। अब ये log क्या होता है भाई, log मतलब लॉगरिथम, ये एक कांस्टेंट चीज होती है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे कि लॉगरिथम एक्चुअली क्या होता है, इसकी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, तो इसकी स्पेशल एक बुक आती है, उस बुक में से वैल्यू निकाली जाती है। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, कोई मेथड नहीं है, एक बुक आती है, एक चार्ट आता है, डायरेक्टली उसमें से वैल्यू ढूंढी जाती है, मतलब लिखा हुआ होता है, उसमें से देखना होता है बस। तो log a, नहीं आपको इसकी वैल्यू याद रखनी बिल्कुल जरूरी नहीं है बेटा, हजारों वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू याद रखोगे, सो आपको लॉग की वैल्यू याद नहीं रखनी है। एग्जाम में भी चाहे सीबीएसई हो चाहे गुजरात हो, आपको अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन होगा तो लॉगरिथम की बुक दी जाती है, ठीक है, आपको कोई वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। अब भाई लेकिन अगर मान लो e, अब ये e है ना,
एक्चुअली ई एक कांस्टेंट चीज है फिजिक्स के अंदर। ई और मैथ्स और फिजिक्स दोनों के अंदर ही स्मॉल ई है ना, उसकी एक वैल्यू है भाई। जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी, ऐसे पढ़ा हुआ है ना। जैसे कांस्टेंट वैल्यू फिक्स होती है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, वैसे ई की भी कुछ वैल्यू फिक्स है। तो अगर इसका मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका आंसर e रेज़ टू x ही आएगा, इसमें log नहीं आएगा। log इसमें आता है लेकिन इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट y इज इक्वल टू log x। भाई अगर मैं log x का ही करता हूं, log x का डिफरेंशिएट करता हूं तो वो आ जाएगा 1/x। याद रखना a पावर x है तो भाई log a आ जाएगा, अगर log x है तो 1/x आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम?